मैंने ये क्यों पूछा, दो चार मिथ्स हैं जो कि इस पेपर के बारे में, एंड अगेन मैं वो मिथ्स को आपके साथ अभी रिजॉल्व करता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस एग्जाम में लोग ये समझते हैं अच्छा, मेजोरिटी ऑफ पीपल थिंक कि ये एग्जाम जो है वो लास्ट में देना चाहिए। मेनी ऑफ यू थिंक कि ये एग्जाम फर्स्ट होना चाहिए। एसीसीए का पर्सपेक्टिव ये है कि एग्जाम पहला होना चाहिए। पी सीरीज का पहला एग्जाम जो है ना वो आपका एसबीएल होना चाहिए। उसका बड़ा लॉजिकल रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, और उसका सबसे लॉजिकल रीजन ये है बिकॉज दिस इज एन एग्जामिनेशन जो बेसिकली आपके पुराने कुछ एग्जाम से कनेक्टेड है। यानी इसके अंदर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया भी टच होगा, इसके अंदर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं भी आपको एक एक चीज करके चीज लिखवाऊंगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इस एग्जामिनेशन को हमें लास्ट में रखना चाहिए। ठीक है, आप लास्ट में भी पास कर लेते हो। मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैंने पहले एसबीआर दिया था। उसका रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआर मेरी एक अच्छी टेक्निकलिटीज मुझे उस वक्त आती थी उसकी, और रिपोर्टिंग मेरा एक स्ट्रॉन्ग फोटे था। तो आई आई थिंक कि मुझे वो ज्यादा अच्छा समझ आया। कंपैरेटिवली अगर आप किसी और से पूछे तो हो सकता है वो बोलेगा यार मुझे एसबीएल ज्यादा बेहतर समझ आता है, तो मैं एसबीएल, या मुझे थ्योरेटिकल एग्जाम ज्यादा बेहतर समझ आता है, तो आई वुड वांट टू गो फॉर द थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। तो अगेन, चाहे आपका एसबीएल पहला पेपर है, चाहे आपका एसबीएल लास्ट पेपर है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। बट येस, इफ इट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो आपकी पुरानी कुछ नॉलेज इसमें काम आती है, एंड दैट गोज विदाउट सेइंग। कुछ नॉलेज पुरानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, कुछ नॉलेज पुरानी डबल ए की, कुछ नॉलेज पुरानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और कुछ नॉलेज पुरानी आपके लॉ के सब्जेक्ट की इसके अंदर थोड़ी बहुत काम आएगी। एंड दिस इज समथिंग जो कि आपके पास यहाँ पे यूज हो सकता है। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, हम कोर्स को कैसे लेके चलेंगे, रमजान की टाइमिंग्स क्या होंगी, ये सारी चीजों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में अगर इस पेपर से रिलेटेड कोई भी मिथ है, कोई भी सवाल है, तो पहले आप मुझसे वो पूछें ताकि मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर सकूं। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव राइट नाउ इन योर माइंड, आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी सवाल अगर। अच्छा, कितने लोग आउटसाइड टीएस से, तो टीएससी से के बाहर के, मतलब नो, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम फ्रॉम टीएससी। अच्छा, ठीक है। कोई सवाल एसबीएल से रिलेटेड है आपका, या कोई आपके दिमाग में ऐसी मिथ है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों? कोई सवाल नहीं है? अच्छा, चले, मैं आपको स्टार्ट कर रहा था। देखिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यू गाइस कैन आस्क मी। हम टोटल आवर्स से पहले बात शुरू करेंगे, इस एग्जाम्स के डायनामिक्स से बात शुरू करेंगे, इस एग्जाम के टोटल चैप्टर से बात करेंगे, इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर आपको टोटल कितना टाइम पीरियड चाहिए, क्या सर मैं इसको एक क्वार्टर के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ, यानी एक क्वार्टर के अंदर मैं इस एग्जाम को पढ़ सकता हूँ, या मुझे जो है वो एक क्वार्टर से ज्यादा टाइम लग सकता है, क्या मैं उसको अभी पढूं और उसको अगले क्वार्टर में दूं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है, सर ये एग्जामिनेशन, मैं पहला मेरा वर्डिक्ट इस एग्जाम के बारे में ये है कि आपको अगर पता हो कि 2018 से पहले, सितंबर 2018 से पहले, दिस एग्जामिनेशन वाज बेसिकली बेस्ड ऑन टू डिफरेंट पेपर्स। अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, दिस एग्जामिनेशन वाज बेसिकली बेस्ड ऑन टू डिफरेंट पेपर्स। एक पेपर था आपका P1, और एक एग्जाम था आपका P3। ये दो डिफरेंट पेपर्स पे डिपेंडेंट था सितंबर 2018 से पहले। ठीक है, सितंबर 2018 वाज द टाइम जिसमें इसको एसबीएल के फॉर्मेट पे लाया गया, एंड उसका मकसद ये था कि इन दो एग्जामिनेशन को कंसोलिडेट करके एक सिंगुलर एग्जाम में लेके आया जाए, जिसके अंदर से P1 was considered to be 25% of the exam, and P3 was considered to be the remaining 75% of the examination. 75% आपका P3 का कॉम्पोजिशन था ये, and P1 was 25%.
तो ऑटोमेटिकली इसको एसबीएल के फॉर्म में इसको लेके आए। अच्छा, इसको लाने का जो इनिशियल मकसद था ना, वो ये था कि एक थ्योरी के एरिया को कंबाइन आउट किया जाए और एक ऐसा पेपर बनाया जाए जिसके अंदर हम ओवरऑल लीडरशिप के माइंडसेट से स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके कि लीडरशिप अप्रोच क्या होती है। अब अगेन आप यकीन माने, मैं इस एग्जाम को पिछले सितंबर 2018 से पढ़ा जब पहली मरतबा ये एसबीएल हुआ, एंड आई यूज्ड टू हैव 3 स्टूडेंट इन माय फर्स्ट बैच, एंड दिस टाइम हम लोगों ने लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 120 स्टूडेंट्स क्रॉस किए। तो 3 से 4 तक की जर्नी में ना मुझे इस पेपर के बारे में एक बात समझ, दिस एग्जामिनेशन इज टेस्ट ऑफ नर्व्स रादर देन टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो नहीं समझ आई बात। टेस्ट ऑफ नर्व्स का मतलब पता है क्या? The more calm and composed you are going to be in your examination, and the more you guys are going to practice in this exam, the more are the chances of clearing this exam. जिस इस पेपर के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है एसबीआर से, एफआर से। आप नाम लेना शुरू करो, आपको मैं ये बता सकता हूं कि उसके अंदर अगर आपने 80% पेपर भी सॉल्व किया ना, आपके पेपर पास होने के चांसेस। इसके अंदर 100% से नीचे कोई बात ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ प्योर थ्योरी बेस्ड एग्जाम। मैं आपको ये बहुत ही एक वसूख के साथ और 100% अश्योरिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ that if you are not going to solve this exam 100% in your examination, the chances of passing this exam will reduce by 20%. अब आपको चाहे इस क्लास के बाद बात बुरी लगे या अच्छी लगे, नहीं, बात तो यही है कि अगर आपने 100% इस एग्जामिनेशन को सॉल्व नहीं किया एग्जाम सिनारियो में जाकर और आप फ्रीक आउट हो गए, आपने कहा सर मुझसे नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ब्लैंक हो गया, एंड आई वाज ऑफ द व्यू कि मैं नहीं कर सका, तो सर दिस मीन दैट दिस इज गोइंग टू बी एन एंड। ये पेपर आपको जो है ना ले डूबेगा। पहली चीज, इस पेपर का सक्सेस रेशो ओवरऑल मार्केट में इस वक्त, अच्छा मैं सक्सेस रेशो पे आता हूँ। इनिशियली इस एग्जाम को 4 hours and 15 minutes पे रखा था, ये अब नहीं है, ये वाला एग्जाम अब 4 hours 15 minutes का नहीं है, बट इनिशियली इट यूज्ड टू बी अ 4 hours and 15 minute एग्जामिनेशन। अब इमेजिन करें कि 4 घंटे 15 मिनट कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना वाज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ नर्व। यानी आप मुझे भी बोले, मैं भी जब मैं हर एग्जाम का ना, हर पेपर का बेसिकली एक पास पेपर सोल्यूशन खुद बनाता हूँ। तो जब मैं बैठता था ना 4 घंटे, तो मैं उसे 2 हिस्सों में तोड़ता था और मैं बच्चों को कहता था मैंने 4 घंटों में सॉल्व किया। मैं ऐसी मजाक में बात बोलता था कि बेटा मैंने 4 घंटों में किया, मैंने इसको 2 हिस्सों में नहीं किया। हालांकि मैं उसको लिटरली, मैं भी उसे 2 हिस्सों में करता था, बिकॉज दिस यूज्ड टू बी अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। वो 4 घंटे काम एंड कंपोज रहना was one of the most difficult tasks in this examination. ACCA को हमने भी अप्रोच किया, बहुत सारे और लोगों ने भी अप्रोच किया, एंड देन ACCA realized that we guys are right on this. 4 घंटे में आपको 12 पेज की कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता था along with the requirements, उसमें याद भी रखना होता था, and then we used to answer the requirements. It was a very difficult task. But अब जो है इस एग्जामिनेशन को चेंज कर दिया गया, and now this is a pure 3 hours and 15 minutes एग्जाम। बट ये जो 3 hours and 15 minutes का एग्जाम अब आपके सामने नजर आ रहा है ना बेटा, ये 3 hours and 15 minute का एग्जाम अब बेसिकली 2 एरियाज में डिवाइडेड है। ये 3 hours and 15 minutes का जो एग्जाम है, ये बेसिकली अब 2 एरियाज में डिवाइडेड है। इसका जो फर्स्ट एरिया है ना, दैट इज प्री सीइंग। क्या होता है मैं बता रहा हूं। और इसका जो सेकेंड एरिया है ना, दैट इज बेसिकली द एक्चुअल एग्जाम। अच्छा, अब इस एग्जामिनेशन के डायनामिक्स ये हैं दैट यू आर गोइंग टू गेट 100 मार्क्स क्वेश्चन इन दिस एग्जाम। 100 मार्क्स की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। 100 मार्क्स की टोटल आपके पास 3 hours and 15 minutes में जिस रिक्वायरमेंट को आपने किल आउट करना है, दैट इज गोइंग टू बी 100 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चंस। रिमेंबर वन थिंग, ये जो 3 सवाल होंगे ये बेसिकली पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्मली पार्ट ए, बी एंड सी तक तो जाता ही जाता है।
कुछ ओकेजन में इट कैन गो टू पार्ट डी एज वेल। देखिए मैंने आपसे पहली बात बोली, मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज कंप्लीशन। 100% पेपर कंप्लीट करना मतलब आपकी 80-90% श्योरिटी है कि आपका पेपर पास। और इस 100% पेपर कंप्लीशन पे हम पूरी तरह से तवज्जो से काम करेंगे। वो कैसे होगा कंप्लीट, किस तरह आपको इतना टाइम जोन में लेके आया जाएगा कि आप उसको 100% कंप्लीट करें। बट कंप्लीशन से पहले इस पेपर के डायनामिक्स को जो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर पेपर से 15 डेज बिफोर आपके पास एसीसीए, जैसे आप पेपर को रजिस्टर करेंगे ना एसीसीए के पास, तो आपके पेपर से 15 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गेट अ प्री सीन मटेरियल। ये प्री सीन मटेरियल दो चीजें बताएगा। सबसे पहले ये आपको पेपर में यूज होने वाली कंपनी और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। जैसे ये आपको बताएगा कि वी आर राइट नाउ गोइंग टू टेस्ट यू इन द एग्जामिनेशन अ कंपनी दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सोलर पैनल्स, जैसे मिसाल के तौर पे, और फुटबॉल क्लब जिस कंपनी को हम आपको पेपर में टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में एक बहुत ही यूनिक कंपनी उसने पूछी, एक फिलैंथ्रोपिस्ट कंपनी पूछी, एक सोशल सोसाइटियल वर्क करने वाली कंपनी पूछी, एक सोशल इंडिकेटर पे काम करने वाली कंपनी के बारे में पूछी। हमेशा वो कमर्शियल कंपनीज पूछता था, प्रॉफिटेबल कंपनीज, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करता था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूछी और बोलता है मुझे बताओ इस फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम काम करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में एक नॉन कन्वेंशनल पेपर था लास्ट पेपर। अच्छा, 15 days बिफोर योर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गेट अ मटेरियल। इस मटेरियल के अंदर आपके पास एक तो इंडस्ट्री के बारे में होगा, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट इंडस्ट्री, अगर मैं बता रहा हूँ फिलैंथ्रोपिस्ट की, या फुटबॉल क्लब इंडस्ट्री, या क्रिकेट इंडस्ट्री, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन वो देगा आपको आपकी कंपनी के बारे में। पहले वो आपको एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो आपको आपकी कंपनी के बारे में। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 12 to 15 पेजेस। ये 12 से 15 पेजेस की इंफॉर्मेशन 15 दिन पहले आपके एसीसीए के पोर्टल पे आ जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को आपने इस तरीके से स्केल आउट करना है, ड्रिल डाउन करना है, पोस्टमार्टम करना है कि ये इंफॉर्मेशन का हर पार्ट आपको कॉन्सेप्चुअली याद हो जाए। अब वो कैसे होगा, उस पर हम एक डिटेल एनालिसिस क्लास रखते हैं, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चनिंग होते हैं, उसकी बेसिस पे हम मॉक बनाते हैं, वो एक बात की बात। बट आपके पास सबसे पहले 15 days before your examination you are going to get a material that is known as a pre-scene material, and that pre-scene material is basically a material that includes the industry information and the information about the company. यहां तक क्लियर होती है बात सबको? सर मुझे एक मरतबा आप ना दिखा दे ताकि मुझे समझ आ जाए कि वो प्री सीन इंफॉर्मेशन कैसी दिखती है, और उस प्री सीन इंफॉर्मेशन का बेसिकली काम क्या होता है, बेसिकली टास्क क्या होता है। देखें, दिस इज द प्री सीन इंफॉर्मेशन दैट वाज अपलोडेड इन द लास्ट एग्जामिनेशन, दैट इज मार्च 2025 एग्जाम। ये बच्चों के एसीसी के पोर्टल के ऊपर 15 दिन बिफोर योर एग्जामिनेशन, यानी अगर आपका 3 तारीख को एग्जाम है तो उससे 15 दिन पहले आपके एसीसी के पोर्टल पे ही अपलोड हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन में आप यहां देख सकते हैं, ये एक सेक्टर इंफॉर्मेशन दी हुई है इंडस्ट्री की, एक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, और हमारी कंपनी का नाम था हिस्टोरिक प्लेसेस। ये हिस्टोरिक प्लेसेस बेसिकली 300 साल पुरानी बिल्डिंग्स की रिस्टोरेशन करती है, और ये उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड यहाँ आप देख सकते हो इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये इंफॉर्मेशन आपको 15 डेज बिफोर योर पेपर आपको मिल जाएगी। जी, एक तरह से केस स्टडी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसके अंदर अभी आपसे कोई सवाल नहीं दिया जाए। इसके अंदर आपको बताया जाएगा भाई इंट्रोडक्शन है, कंपनी की लीगल हिस्ट्री क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज कैसे ऑपरेट करती हैं, इस इंडस्ट्रीज के पेइंग पोटेंशियल क्या है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको इस इंडस्ट्री का पी रेशो दे देता है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है,
इस इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या डिपिक्ट करते हैं, इस इंडस्ट्री के मेंबर्स कितने हैं, ये आपको पहले इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देगा। देन ही इज गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। हिस्टोरिक प्लेसेस के नाम से ये कंपनी आ रही है, ये आपको इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कुछ चार्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। They are going to be the financial indicators of the company. ये financial indicators की success factors, critical success factors या key performance indicator की फॉर्म में आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ये फैक्टर्स को हम नोट करेंगे, फैक्टर्स को हम देखेंगे, इसके ऊपर रिजॉल्व करेंगे, काम करेंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये चीज क्या है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज आप कुछ भी कर लें, आप जितना इस एग्जाम को प्रेडिक्ट करें, आप जितना इस एग्जाम के बारे में सोच लें, इस एग्जामिनेशन का ट्विस्ट एलिमेंट ही यही होता है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड से, सीए जो आईकेप वाला है, तो जब हम आईकेप का एक पेपर होता था FAR 1 के नाम से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एग्जाम 1, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एग्जाम 1 जब हम पेपर पढ़ते थे ना, तो उसमें वो IFRS आपको ले जाने की इजाजत देते थे। IFRS आपको पता है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इधर आ जाओ बच्चे, IFRS जो है ना उसको ले जाने की इजाजत देते, तो हम IFRS लेके जाते थे। IFRS की ये मोटी 2 किताब होती थी, जब हम लेके जाते थे ना, तो उसमें से क्वेश्चन आता था 2 मार्क का, 1 मार्क का, 1.5 मार्क का, आधे मार्क का, और कभी नहीं भी आता। अच्छा, अब वो जो 2 मार्क का क्वेश्चन आता भी था ना, वो बोलता था यार इस स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज डिफाइन कर दो। अब खुदा ना खासा उसने पूछ लिया IS, मिसाल के तौर पे IS 12 का स्टैंडर्ड, आपको पता है क्या होता है? इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, नाइटमेयर। आप इमेजिन नहीं कर सकते डेफर्ड टैक्स कितनी मुश्किल चीज। हमें याद करा दिया था एसेट बेस ज्यादा, लाइबिलिटी बेस कम, तो एसेट बनेगा, लाइबिलिटी बनेगी। हमें याद है आपको, अगर मैं रियलिटी पूछूं ना कि क्यों बन रहा है, तो मेरे ख्याल में, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा आपको, बट मुझे पता है, मैं भी उस टाइम से गुजरा हूं, हमें नहीं समझ आता। उस स्टैंडर्ड में से अगर कुछ पूछ लेता था ना, हम कहते थे यार अब इसको ढूंढना एक अजाब है। 2 मार्क के लिए हम अगर इस स्टैंडर्ड के अंदर बुक में गए तो काम हो जाएगा। इश्यू ये है, ये जो प्रीसीन इन्फॉर्मेशन बेटा आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, बेटा अगर आपने इस प्रीसीन इन्फॉर्मेशन को पेपर के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया, या पेपर के अंदर अगर आपने इस प्रीसीन इन्फॉर्मेशन को दोबारा से खोल के इसको दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया, तो यू आर गॉन। बिकॉज 12 पेजेस दोबारा पढ़ूं और मैं उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करूं, एंड देन आफ्टर 1 hour और 1.5 hours आई स्टार्ट राइटिंग माय 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन, दैट इज माय 100 मार्क्स एग्जाम, तो गारंटी मेरा 50% भी पेपर नहीं होगा। तो इस प्री सीन का जो मेजर काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप पेपर से पहले इसको थॉरली मेरे साथ कोई 3 से 4 मरतबा इसके ऊपर एनालिसिस, उस एनालिसिस के ऊपर एक मिनी एनालिसिस, उसका एक मिनी शॉर्ट एनालिसिस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उससे रिलेटेड एक मॉक एग्जाम। तो पेपर में क्या है, पेपर में इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसी कंपनी से रिलेटेड आपके पास 4 एग्जिबिट्स दिए गए, आपके पास 4 एग्जिबिट्स। ये 4 एग्जिबिट्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जिबिट दिया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग हुई है इस कंपनी के हवाले से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस मीटिंग में ये डिसाइड किया। एक पेज होगा, फिर एक पेज होगा जिसके अंदर वो बोलेगा कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट से हमारी कोई बात हुई है, और हमारी क्या बात हुई है वो ये। फिर एक पेज होगा कि एक प्रेस रिलीज आई है हमारी कंपनी के खिलाफ, and right now the environment is not in favor of our company because of so and so reason, वो ये बात लिखी हुई। फिर वो आपसे हो सकता है वो बोले कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एग्जिबिट की फॉर्म में, वो ये दिया। और आखिर में वो आपसे बोलेगा कि अब इन 3 रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप हमें आइडेंटिफाई करो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दीज 3 रिक्वायरमेंट्स। यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ, टू बी ऑन द सेफ साइड, कि आपका जो पेपर होगा ना वो एक्चुअली इन एग्जिबिट से होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा वो एक्चुअली इस प्रीसीन से होगा। यानी आप यूं समझ लें दैट इफ आई आस्क यू, आपने जो है ना इस एग्जाम को सॉल्व करना है, तो उस एग्जाम की जो प्रायर रिक्वायरमेंट्स है ना वो आपको प्रीसीन की फॉर्म में दी गई। यानी प्रायर इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज, एक इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, एक कंपनी का बैकग्राउंड,
एक कंपनी की लीगल हिस्ट्री, एक कंपनी की ओवरऑल वर्क मेथोडोलॉजी, कंपनी कैसे चलेगी, ये सारी की सारी बात आपको प्रीसीन की फॉर्म में दिया जाएगा। और उस कंपनी के करंट सिनारियो में क्या इंस्टेंसेस हुए हैं, ये बात आपको एग्जिबिट्स में दी जाएगी। और उस एग्जिबिट से रिलेटेड आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। आपके पास जो फर्स्ट 15 मिनट्स है ना बेटा, वो फर्स्ट 15 मिनट्स आपने इन 4 एग्जिबिट्स को रीड, प्लान एंड रिफ्लेक्ट करने में लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा रीड करना है, रीड करना तो बहुत आसान, एक एक पेज है, आप 5 मिनट में पढ़ लोगे। रीड, प्लान एंड रिफ्लेक्ट। क्या होता है रीड, प्लान, रिफ्लेक्ट, पूरा सेशन हमने करना। सर ये 4 एग्जिबिट्स इन 15 मिनट में पढ़ेंगे, उस 3 घंटे में हम लिखेंगे। हमारे एग्जामिनेशन में हमें मार्क्स इस 3 आवर्स की बेसिस पर मिलेंगे। वी आर लीस्ट कंसर्न कि हमने कितना अच्छा पढ़ा। वी आर लीस्ट कंसर्न कि सर मैंने प्रीसीन इतना याद कर लिया था कि आपकी सोच है बस पेपर में कुछ नहीं लिख के आया, तो गारंटीड पेपर फेल। सर मेरा वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप यूं समझ लें, ये एक ऐसा पेपर है जो 15 दिन पहले शुरू हुई। मैं अगर आपको टू बी इन अ सेफ साइड या प्रिसाइज मोड में बात करूं ना, तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो 15 दिन पहले स्टार्ट। आप 15 दिन पहले इस एग्जाम को शुरू कर दो, क्योंकि 15 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन का 30% मिल गया प्री सीन की फॉर्म। अच्छा, अब इस एग्जाम के ब्रेकडाउन कैसे, क्या होगा सर इस एग्जामिनेशन में? मुझे ये बात समझ आ गई कि देयर इज फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी द प्री सीन दैट वी विल बी रिसीविंग 15 days before our examination. The second thing is going to be the actual exam in which we are going to sit. That will be June 2025. इसमें हमें 4 एग्जिबिट दिए जाएंगे, हमें 3 घंटे 15 मिनट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बुलाया जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहली चीज सर, मेरी टाइपिंग स्पीड रीजनेबल होनी चाहिए, बहुत अच्छी बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी भी नहीं चाहिए मुझे, बहुत बुरी तो नहीं चाहिए मुझे आपकी टाइपिंग स्पीड ना रीजनेबल चाहिए। रीजनेबल टाइपिंग स्पीड का मतलब है कि अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिखता है ना कि मिसाल के तौर पे ये कीपैड पे, तो ये भी रीजनेबल है, अगर आप लिख सकते हो और देख सकते हो, इतना काम कर सकते हो। मेरे ख्याल में टाइपिंग स्पीड शुड नॉट बी और पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ, बिकॉज आपके सारे एग्जामिनेशन अब जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आई होप सो कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड वेल डेवलप्ड हो चुकी होगी एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। नहीं भी हुई है तो यार आपने जितने पास पेपर मेरे साथ अभी यहाँ बैठ के करना है उससे इंशाल्लाह हो ही जाएगी। ठीक है जी, पहली चीज। यहां तक किसी का कोई सवाल है? बिल्कुल 110% ये पीसीन एग्जाम में होगा, लेकिन कुल्लुल हराम है कि आपने उस पीसीन को एग्जाम में खोला। भाई अगर आपने खोला, ये ग्लिच है, ये एक तरह से ट्रैप है। प्रीसीन आप यहाँ पढ़ोगे मेरे साथ, बहुत मर्तबा पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे कि तुम्हें प्रीसीन का टैब देख के याद आ जाएंगी चीजें। ये 6 लिखी हुई थी, सर ने बताया था इंडस्ट्री में 8 चीजें, कंपनी में 6 चीजें, 6 ये है, इसको ऐसा मॉडल वैसा मॉडल सब दिमाग में आता। पेपर में प्रीसीन खोला ना, बस उस हद तक मैं आपको अभी बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक कह के कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं खोलना, बिल्कुल नहीं खोलना। जब मैं खोलने की जितनी इजाजत दूंगा बस उतना खोलना। और ये आपने देखें, पहली चीज आपका मेरा ना पहले दिन से आखिरी दिन तक पीरी मुरीदी का रिलेशन है। पीरी मुरीदी समझते हैं? ये बात मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई आपको दम दरूद दूंगा और महबूब आपके कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीरी मुरीदी का मतलब है अगले 3 महीने में आपने मेरी बात माननी है, आपने मेरी बात सुननी है और इस बात को चलाना है, अपनी नहीं करनी। मैं आपसे कहूंगा पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसके बाद जाकर आपने एग्जिबिट पढ़ना है। कोई एक बच्चा ऐसा जरूर निकलता है सर मैं पहले एग्जिबिट पढ़ूंगा, क्यों आपकी बात मानूं? भाई मिस रक्षंदा ने ना क्लास 5 में मुझे एक बात सिखाई थी, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाती थी मुझे, कि बेटा कॉम्प्रिहेंशन में जब रिक्वायरमेंट पढ़ते हो साइकोलॉजिकली तुम उस रिक्वायरमेंट का आंसर उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हुए ढूंढना शुरू कर। लेकिन नहीं, मैं क्यों करूं ऐसा? तो ये बात मैंने आपको डे 1 पे बता दी। भाई पेपर बहुत महंगा है। इट्स अ 1 लाख रुपीज एग्जाम, राइट? यू नो दिस। 1 लाख प्लस यहाँ की फीस अलग, कम्यूट की फीस अलग, एंड आप सब ऑडिटर्स हैं, आप सब अकाउंटेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग। तो आज आप मेरी बात, आज या तो आप क्लास लेंगे इसके बाद या नहीं लेंगे, ठीक है? तो और आप सबके पास सारे ऑप्शंस, यू नो देयर मेनी मेनी टीचर्स। ये मैं आपको ये बता दूं, आप मेरे पे 1 से 1.5 लाख रुपए का भरोसा करें, ठीक है? तो मैं आपसे जो काम बोलूंगा वो आपको करना, पहली चीज। दूसरी चीज, आई बिलीव ऑन विगरस प्रैक्टिस।
मेरा सिर्फ काम आपके साथ, देखिए अंग्रेजी पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है। मेरा आपके साथ काम है रिगरस प्रैक्टिस कराना। एक चीज मैं आपको डे वन पे बताऊं, अगर आपने सर हुसैन गाजी से पढ़ा तो ये चीज अब आपको इतना मैटर नहीं करेगी। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अब आप मेरी बात सुने यार। मैं क्लास के अंदर आपके पेपर्स के रिव्यू पे आपको डांटूंगा, आपको डांट भी पड़ेगी, आपको सुनाया भी जाएगा। और देखें ये इज्जत यहीं जाएगी और बाहर जाने तक हम भूल चुके हैं। मुझे एक बैच याद है, मैं इस वजह से ये बात उसके बाद से कोट कर देता हूँ कि एक खातून थी जिनको जब डांटा गया तो वो रोना शुरू हो गया। तो रोना नहीं है, ठीक है, या आपके भले के लिए आपको डांट भी पड़ेगी और आपको ठीक ठाक सुनाया भी जाएगा। मैं हो सकता है बोले यार क्या बुलशिट किस्म का आंसर लिखा, ऐसे तुम्हें कोट कर दो तुमने, लेकिन खुद तो मैं ये भी बोल सकता हूँ यार क्या बकवास आंसर लिखा, इतना पढ़ाने का ये काम कर रहे हो तुम, अंग्रेजी नहीं आती तुम। क्लास में आपको सबके सामने बोला जा सकता है, अगर आपको बुरा लगता है बेहतर है मत आओ, रिकॉर्डेड ऑप्शन कहीं और चले, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर बेटा पेपर पास करना है, देखो सिंपल बात है यार, नहीं पेपर पूरा होगा पेपर फेल होगा। और पेपर पूरा करने के लिए कम से कम 10 पास पेपर क्लास के सिनेरियो में पढ़ना करना लाजमी है, जरूरी है। 10 पास पेपर का हर क्वार्टर में मैं करवाता हूँ, हर क्वार्टर में 10 पास पेपर। आपको मैं लिस्ट शो करूंगा अभी, हमने लास्ट अटेम्प्ट में, और हर बच्चे का पास पेपर चेक हो। आपने मुझे लाइबल करना है कि सर आपने मेरा पेपर चेक किया। आपको मैं ये बात, रुके अभी, क्योंकि देखिए अगर आपका एग्जाम चेक नहीं होगा ना, आप खुद से नहीं चेक कर सकते। दिस इज समथिंग दैट यू कांट डू इट बाय योरसेल्फ। तो इफ यू कांट डू इट बाय योरसेल्फ, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को लगता है सर मैंने ना अपना आंसर लिखा, फिर एग्जामिनर का आंसर लिखा, और क्या आंसर मैंने लिखा, जबरदस्त सर, मैं खुद का फैन हो गया। बेटा खुद के फैन होने से कुछ नहीं। ये देखिए ये लास्ट अटेम्प्ट मार्च 2025 का, जो हमने पास पेपर्स चेक किए हैं, जो बच्चों ने सॉल्व किए, मेरे नहीं है। इसके अंदर मैं एसबीएल के पास पेपर्स भी कराता हूँ, और पुराने पेपर है P1 P3 इसके पास पेपर्स भी कराता हूँ। सर ये टोटल तादाद आप देख सकते हैं, 176 एसबीएल के पास पेपर्स, जल्दी आ जाए, 176 एसबीएल के पास पेपर्स, 136 P1 P3 के पास पेपर है जो चेक होके बच्चों को मिले, चेक होके बच्चों को दिए। टोटल मिलाए ना आप, तो 300 प्लस पास पेपर्स हमने सॉल्व करके चेक किया। और इसके बावजूद इसमें से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने एक भी पास पेपर सॉल्व नहीं किया। क्यों सर, कोई ना कोई बहाना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पास पेपर सॉल्व करके मुझसे चेक नहीं कराएंगे, आप खुद के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। यू कांट चेक इट योरसेल्फ। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स इन दिस। देखिए ये कन्वेंशनल पेपर नहीं है यार। मैं क्या करूं, मैं एफआर पढ़ाता, कसम से मैं बोलता यार 4 पेपर तो 4 क्वेश्चन करो, 5वां क्वेश्चन तुम्हारा सही निकले, क्योंकि वही 4 की लॉजिक लगी। भाई मैं इन्वेंट्री पढ़ाने, IS2 पढ़ाने, मुझे पता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लगता, खत्म बात, इस पे सवाल और आते ही नहीं। यही चीज है ना यार, उसमें स्टैंडर्ड तो नहीं बदलेगा ना, यहाँ कोई स्टैंडर्ड ही तो नहीं है। यहाँ हर दफा कंपनी नहीं है, बस मॉडल आपको कराने हैं। वो मॉडल कराऊंगा, थ्योरेटिकल एरिया कराऊंगा, आपके पास पेपर चेक करूंगा, आप पास पेपर में चेक करेंगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार एटलीस्ट 10 पास पेपर करने के बाद आप जब एग्जाम में जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके दिमाग में होगा कि यार मैंने इतने पास पेपर कर लिए, मैंने शायद ही किसी पेपर में इतने पास पेपर किए हो। अब भी मैं यहाँ फेल होता हूँ ना, तो मैं सर के सामने क्या शक्ल दिखे। सर दूसरी चीज, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है बताते हुए, सर इस पेपर का ना ग्लोबल पास रेट 50, बल्कि मैं अगर इसको 49 से लेके 51% तक, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुश्किल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एग्जामिनेशन नॉन कन्वेंशनल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये अंग्रेजी का एग्जाम है, मैं सही बता रहा हूँ ये अंग्रेजी का एग्जाम है, इसके बावजूद इसका ग्लोबल पासिंग रेशियो 49 से 51%। बट यहाँ पर भी एक ग्लिच है भाई, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यार, ये अंग्रेजी का एग्जाम, और अंग्रेजी अंग्रेजों की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस पासिंग रेशियो में अगर आप क्यूमुलेटिव पाकिस्तानी परस्पेक्टिव से या उर्दू स्पीकिंग वाले लोगों से पासिंग रेशियो पूछो ना, तो इन एक्चुअल इट्स 39 to 35 to 39%। सर लास्ट
3 अटेम्प्ट्स का मैं अपना पासिंग रेशो आपको बता रहा हूँ। लास्ट अटेम्प्ट जो हमारी गुजरी, यानी जो इस एग्जाम से पहले दिसंबर वाली अटेम्प्ट थी, उसका हमारा पासिंग रेशो था 69%। इससे पहले हमारा पासिंग रेशो था 71%, और उससे पहले हमारा पासिंग रेशो था 79%। एंड मैं आपको मजे की चीज बताऊं, आपको मजे की चीज ये, पिछले 3 अटेम्प्ट से पाकिस्तान टॉप से कमा रहा है। बड़ा प्राउडली मैं बात कर, पिछले 3 अटेम्प्ट से पाकिस्तान टॉप हमारा है। उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके 95 और 96 मार्क्स हैं इस एग्जाम में, राजिया एंड इबाद। 95 मार्क्स, 96 मार्क्स। किस्मत बेचारी की ऐसी खराब थी कि जिसका ग्लोबल टॉप था उसके 97 मार्क्स, और जिसका पाकिस्तान टॉप है उसके 96 मार्क्स। राजिया के 96 थे, और जिसका ग्लोबल टॉप था वो यूके में था, उसके 97% मार्क्स। सो इस पेपर में 97 पे भी पोजीशन आती है पाकिस्तान टॉप, और इस पेपर में 81 पे भी आती है। लास्ट अटेम्प्ट में जिस बच्चे की पाकिस्तान टॉप है, जीशान, हमारा ही स्टूडेंट, 81% मार्क्स। उससे पहले जिस बच्चे की पाकिस्तान टॉप था उसके 95% मार्क्स। उससे पहले जिस बच्चे का पाकिस्तान टॉप है उसके 96% मार्क्स। आप इमेजिन करें कि कभी कभी तो मुझे बताते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि यार 81 से 95, 96, मतलब वो राजिया को सोचो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी कि 81 पे पाकिस्तान टॉप आया। सो द फैक्ट इज यार, ये एग्जाम जो है ना वो थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल है। इसकी रियलिटी है कि नॉन कन्वेंशनल। दूसरी बात, अब इस एग्जाम को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं ना चीजों को, तो बेसिकली एसबीएल 2 एरियाज में डिवाइड होता है। P1 P3 तो पेपर स्ट्रक्चर है। एसबीएल एक्चुअली 2 एरियाज में डिवाइड होता है। एक एरिया है थ्योरी का एरिया। अच्छा, अब ये बात आपको वैसे भी पता है या आपने वैसे भी सुना होगा, जो थ्योरेटिकल एरिया है ना, दैट इज 80% ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, और बाकी सारे एग्जाम्स की तरह सबसे पहला एसबीएल एग्जाम था जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स टेस्ट होते। दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स ऐड ऑन किए गए थे। 20 मार्क्स आपके प्रोफेशनल स्किल्स में डिवाइडेड है, दैट इज 20% ऑफ द मार्क्स। अच्छा, अब ये 20% मार्क्स आपको पता है कितने स्किल्स हैं? कितने भाई? 5। कौन कौन से? कम्युनिकेशन, बता दें जरा। एनालिसिस, evaluation, skepticism and commercial acumen। अच्छा, अगर एक एक करके इनको डिफाइन कर देना तो आप लोगों को तो आता होगा क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व किए हुए, आप लोगों ने पेपर इस पर दिए हुए। व्हाट्स अ कम्युनिकेशन स्किल? को बता सकते हैं? प्रेजेंट योर एग्जाम। बिल्कुल, मैं इसको यूं कह सकता हूँ, वेयरिंग द हैट स्ट्रैटेजी, वेयरिंग द कैप स्ट्रैटेजी। इस एग्जामिनेशन में ना जो एक अच्छी चीज है ना, वो आपका एक रोल होगा, आपको एक किरदार दिया जाएगा। You might be an external auditor communicating to the company. You might be an external consultant who's providing a consultancy to a specific company. You might be an internal employee or internal manager of the company. You might be a shareholder of the company. आपको सबसे पहले इस एग्जाम में you are going to get a role. अब उस रोल में रहते हुए आपने जिससे कम्युनिकेट करना है ना, उसके साथ भी आपको उसका भी रोल आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी, राइट एन ईमेल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाइंग द इश्यूज in the company's internal control. You are an external auditors of the company, write a letter to the shareholders identifying the indicators that make you feel to give a qualified report. तो आपको एक किरदार, एक रोल दिया जाएगा इस कंपनी के अंदर, एंड यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन।
अब जब आपको किरदार दिया जाएगा ना, तो आप खुद सोचें, जब मैं सीईओ को लिख रहा हूँ ना, तो मैं सीईओ को लिखते वक्त, या मैं मिसाल के तौर पे इफ आई एम द एक्सटर्नल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी एंड आई एम राइटिंग अ लेटर टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, जब मैं सीईओ को लिखूंगा ना, तो मैं कंपनी में लिखने के अंदाज में थोड़ा सा बटरी एलिमेंट होगा। मैं लिखूंगा दैट योर कंपनी इज राइट नाउ into a brink of becoming the market leader in this specific industry, however these are the problem in your company। जब मैं सीएफओ को लिखूंगा, तो मैं नंबर्स में लिखा करूंगा। मैं लिखूंगा कंपनी के पी रेशियो अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट कंपनी का आरओसी प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहा है, कंपनी के गेयरिंग रेशियो बहुत कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं, कंपनी का इंटरेस्ट कवर डिटोरिएट होता जा रहा है, तो कंपनी के फाइनेंसिस के सोर्सेज पे मसला आना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल सोर्सेज पर मसला आएगा तो कंपनी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इश्यूज क्रिएट करेगी। जब कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में मसाइल आएंगे तो कंपनी के एनपीवी खराब होना शुरू हो जाएगा और कंपनी को अपने आईआरआर को सस्टेन करना पड़ेगा। जब मैं जिस बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मेरा जो किरदार है, that is going to identify that how am I going to write in a particular communicative model। फिर आते हैं एनालिसिस स्किल्स। एनालिसिस स्किल्स का दूसरा मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन डिफाइन की गई है उसको मैं अपने वर्ड्स में आइडेंटिफाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहता है कि कंपनी के बारे में एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि कंपनी एक हार्मफुल मटेरियल यूज कर रही है दैट इज पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। तो आपको एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट एक रिपोर्ट लिख के देना है कि जिसके अंदर आप शेयर होल्डर की ओवरऑल कम्युनिटी को ये आइडेंटिफाई करें कि कंपनी ऐसी क्या मेजर ले सकती है रिगार्डिंग दीज हार्मफुल मटेरियल, और कंपनी को ये रिपोर्ट आप लिख के दें और कंपनी को इसमें एनालिसिस स्किल्स बनाएं। तो आप इसमें बताएंगे कि हार्मफुल मटेरियल क्या क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट ला सकते हैं, ये जो हार्मफुल मटेरियल है ये कंपनी को कैसे डिटोरिएट कर सकते हैं, कंपनी के गुडविल को कैसे खराब कर सकते हैं, ब्रांड इमेज पे क्या पॉसिबिलिटीज ला सकते हैं, एंड कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ दिस हार्मफुल मटेरियल। फिर एवैल्यूएशन स्किल क्या होता है सर? इसके अंदर हम प्रोज एंड कॉन्स डिफाइन करते हैं। मैं हमेशा इसको कहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। यू आर गोइंग टू डिफाइन 5 पॉइंट्स। मिसाल के तौर पे मैंने पेपर के अंदर एक क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स प्रोज बता दिए सिचुएशन के बारे में एंड 4 कॉन्स बता दिए, तो इसका मतलब है कि माय प्रो एरिया इज मोर देन माय कॉन एरिया। तो क्योंकि मेरा प्रोज एरिया ज्यादा डिफाइन किया जा रहा है या ज्यादा आइडेंटिफाइड हो रहा है कॉन एरिया से, तो मैं कंक्लूसिव रिमार्क में बताऊंगा कि यार कंपनी को इस प्रोजेक्ट में इस मॉडल पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, या कंपनी को इस मॉडल पे चले जाना चाहिए, या कंपनी को इस अप्रोच को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। फिर हमारे पास आते हैं स्केप्टिसिज्म स्किल, प्रोफेशनल शक। जब मैं ऑडिट की फील्ड में था ना, जब मैं अपने ट्रेनीशिप में था, तो मुझे एक क्लाइंट याद है कि उस क्लाइंट के अंदर जब मैं ऑडिट करने गया ना, तो मुझे जायसी में गया तो वहाँ एक सेठिया कंपनी में वहाँ के सीईओ साहब आए और वो उनकी इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी और मतलब टखनों से ऊपर उनके पांचे थे, और वो पहली चीज मैं उनसे बोलने लगा सर वो हमें फाइल और ये चाहिए और हम ऑडिट करें। उन्होंने कहा यार बेटा जोहर का वक्त हो रहा है नमाज पढ़ ले। मैंने जैसे नमाज पढ़ी ना, तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, मैंने कहा यार हाजी साहब है यार, ये तो कहाँ आपने भेज दिया मुझे? तो उसने बोला बिलाल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थोड़ी देर बाद उनका ना बेटा आया, रीवो थी उसके पास और टोन जीन्स, कान में बालियां, और मतलब फुल एक एक मैं कह सकता हूँ मिलेनियन जनरेशन का मॉडल, या मैं मतलब आप जो भी कह रहे हैं उसको, एक अजीब सा। तो मैंने फिर अपने मैनेजर को फोन किया, मैंने कहा सर सही जगह पे फ्रॉड इसी जगह होगा, ठीक है आप गारंटी कह रहे होंगे हर यहाँ पे फ्रॉड। उसने कहा फिर भी फिलहाल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब यही होता है कि यार यू आर नॉट गोइंग टू गिव कंक्लूसिव रिमार्क ऑन समथिंग दैट इज बीइंग शोन इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर गोइंग टू आस्क व्हाई, व्हाट एंड हाउ क्वेश्चंस। अब सवाल पूछो भाई, कंपनी का डायरेक्टर कह रहा है कि हमसे एक लेट्स सपोज एक एक्सीडेंट हुआ है कंपनी में और ये मीडिया कवरेज हो गई, मीडिया रिपोर्ट बन गई, इस पर आपको बताया गया कि आपकी कंपनी में आपकी फैक्ट्री में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बंदा मर गया, और ये मीडिया को रिपोर्ट मिल गई। अब मीडिया ने इस बात को उछाला है। अब कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग कॉल की है और उस मीटिंग का आपको जो है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे दिया, और कंपनी आपसे कह रही है कि यार ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ना, इसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि हम क्या अप्रोच रखें। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हमारी कंपनी के एचआर डायरेक्टर है जो ये कह रहे हैं कि हमें लोगों को हार्डशिप बोनस देना चाहिए हमारे बाकी एम्प्लॉय को कि वो चुप रहे। इनडायरेक्टली उसने कहा है कि चुप रहे, लेकिन उसका मकसद चुप रहना नहीं कहना,
कि वो मीडिया को कोई बात ना बोले और हमें उन्हें एक हार्डशिप बोनस देना चाहिए, बिकॉज वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे इस पूरे मीडिया की कवरेज से, ये सब से। तो वो ट्रॉमा उनके लिए नहीं था, वो ट्रॉमा कंपनी के लिए था, और कंपनी हार्डशिप बोनस नहीं ब्राइब दे रही है। तो आप सवाल करोगे, आप पूछोगे कि why is the company giving a hardship bonus for such an incident which is considered to be, which is going to be considered to be as a bribe for the company, and और मैं कह सकता हूँ उसको फैसिलिटेशन पेमेंट है ये। तो भाई कंपनी का एक एम्प्लॉय मर गया, ये बात बाहर मीडिया में निकल गई, बाकी एम्प्लॉय मीडिया को रिपोर्ट दे रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया को अपने बयान दे रहे हैं। तो मीटिंग कॉल हुई है और मीटिंग में एचआर डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमें तमाम एम्प्लॉयज को बुलाकर कहना चाहिए कि आप कुछ नहीं बताएंगे और हम आपको इसके बदले में हार्डशिप बोनस देंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। तो हम, आप इतने ट्रॉमा से गुजरे हैं, आप इतने कष्ट से गुजरे हैं, आपको इतना मुश्किल हालात देखे हैं आपने कंपनी के अंदर, तो हम आपको एक एक सैलरी एज अ बोनस देंगे। तो आप इस पे सवाल उठाए कि यार ये बोनस की बेसिस क्या है? Why is the HR director so, reluctant and not getting in front of the media? Is there something fishy about the company? Is there something being done intentionally about within this company? Was the incident intentional by the company? And then this is going to create a brand or goodwill loss. फिर कमर्शियल एक्चुअली, भाई एक बड़ी आसान सी मिसाल आपको देता हूँ। एक कंपनी है जिसके पास 3 प्रोडक्ट है, ए बी एंड सी, सेल्स प्राइस है तीनों की 100, 120, 200। बताओ कौन सी अच्छी? सर आप ऐसे थोड़ी बताते हैं यार, कैसी बातें कर। मिसाल के तौर पे सारी कॉस्ट मिला जुला कर इसकी आ रही है 80, इसकी भी आ रही है 80, और इसकी आ रही है 210। इसका नेट मार्जिन जो आ रहा है दैट इज 20, दिस इज 40 एंड दिस इज नेगेटिव। पूरे बिजनेस का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे पास आ रहा है 50। सही निकाले मैंने? इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं? मेरा तुमसे सवाल है यार, मुझे कंपनी का प्रॉफिट ना अगले 2 सेकंड में बढ़ाना है, क्या कर? मुझे कंपनी का प्रॉफिट अगले 2 सेकंड में बनाना है, बताओ मैं क्या? 2 सेकंड में कॉस्ट कम नहीं होती। सी, वेरी बैड, सी डिसकंटिन्यू कर दे। सर यही जवाब होता है एक मुंशियाना अप्रोच। दिस इज नॉट एन अप्रोच बाय अ लीडर। कमर्शियल एक्यूमेन कहता है आप 360 डिग्री ऑफ द कंपनी चेक करें। बेटा सी बंद करने के बाद हो सकता है एक फिक्स कॉस्ट हो जो जब डिस्ट्रीब्यूट हो ना, अभी तो सी 10 का लॉस दे रहा था, जब वो फिक्स कॉस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट करने निकलोगे ना तो 20 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सी, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ बी। तो सर याद रखिएगा, आपका कमर्शियल एक्यूमेंट एक 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी, आपका कमर्शियल एक्यूमेंट एक 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी के पर्सपेक्टिव से ऑपरेट करवाएगा। यहां तक क्लियर होती है बात सब? इसमें कोई सवाल? 20 मार्क्स के जो प्रोफेशनल स्किल है ना, वो हर स्किल 4 मार्क का टेस्ट होगा और तमाम के तमाम स्किल टेस्ट होगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। एक बात याद रखना, 4 घंटे वाले एग्जाम में ये स्किल 2 बार भी टेस्ट होते थे, यानी ऐसा भी होता था एनालिसिस के 2 सवाल और इवैल्यूएशन का एक भी नहीं। अब 3 आवर्स एंड 15 मिनट में जो अच्छी चीज है ना, वो ये है कि ये स्किल सिर्फ एक ही बार टेस्ट हो, आपको दोबारा टेस्ट नहीं होगा। यार एक हैंडआउट जरा फोटो कॉपी से ला सकते हो, उसको बोलो सर बिलाल वाला हैंडआउट। अब अच्छी बात यह है कि कमर्शियल एक्यूमेंट भी एक बार टेस्ट होगा पूरे एग्जाम में, स्केप्टिसिज्म भी एक बार होगा, इवैल्यूएशन भी एक बार होगा, एनालिसिस भी एक बार होगा, और आपकी कम्युनिकेशन भी एक बार होगा। यानी एवरी स्किल इज गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर 4 मार्क्स ओनली। अब अगर किसी स्किल पे तुम्हें ज्यादा अच्छा हाथ नहीं बैठा हुआ तो इट्स ओके, आपका सारे मार्क्स लूज नहीं होंगे। पहले एग्जाम में मसला ये आता था कि 2 स्किल एक साथ टेस्ट हो जाते थे ना, और अगर आपको वही स्किल नहीं आते थे तो गया। अच्छा, अब ये स्किल आइसोलेशन में तो है नहीं। जो द बेस्ट पार्ट इज दैट दीज स्किल्स आर नॉट बीइंग टेस्टेड इन आइसोलेशन। ऐसे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, बस आप दे दो वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट। बेटा ये स्किल आइसोलेशन में तो होते नहीं है, ये स्किल यूज होंगे विद थ्योरी एरिया। अब मैं आपको ये 80% का एरिया आइडेंटिफाई करने का, ये 80% का एरिया क्या होता है, अब मैं इसके ऊपर बात करता हूं। अब आप लोगों ने इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं करना? हाँ,
अच्छा, इस 80% एरिया में हमारे पास स्ट्रैटेजी आता है, जिसके हमारे पास 4 पार्ट्स। ये अभी जो आपके पास हैंडआउट आया ना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इसके टोटल 4 पार्ट्स है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। देन वी हैव, बेटा अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड कर दो प्लीज। जी, जैसे बाकी पेपर्स में ऐसा होता है कि अलग पेपर बनता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, इस चीज पे भी आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं बताता हूँ। ओके, चलेगा ना। अच्छा, ये टॉपिक्स है बेटा, इधर फोकस करें। अगर किसी को हैंडआउट नहीं मिला थोड़ी मिल जाएगा भी थोड़ी। अच्छा, ये टॉपिक्स हैं आपके पास इन टोटल। स्ट्रैटेजी के 4 पार्ट्स हैं, लीडरशिप के 2 पार्ट्स हैं, प्रोजेक्ट है, एजेंसी एंड शेयर होल्डर, एजेंसी एंड स्टेक होल्डर, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इनेबलिंग सक्सेस, एथिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क एंड बिग डेटा। अच्छा, ये ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल आर एग्जैक्टली द सेम एज योर डबल एग्जाम। इसके लिखने का तरीका भी सेम है एज योर डबल एग्जाम। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने का तरीका बिल्कुल है आपके डबल एग्जाम की तरह का। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें आपको चेंज। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं जो थियोरेटिकल एरियाज हैं। याद रखना, ये आइसोलेशन में नहीं मिलेंगे मार्क्स। 80% ये टेस्ट होगा, लेकिन इस 80% के साथ वो 20% मार्क्स इनकॉपरेट कर दिए जाएंगे, जो कि आपके प्रोफेशनल स्किल्स के। पहली बात। दूसरी बात, सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि क्या एक से ज्यादा पेपर बनते हैं, तो जवाब है हाँ। एक से ज्यादा नॉर्मली 2 एग्जाम बनते हैं आपके, जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ये पेपर कर रही होंगी और जो ये पेपर कर रहे होंगे, वो दोनों रिक्वायरमेंट्स, 2 अलग अलग एग्जाम, 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी इनके पास। हो सकता है इनके पास सब चेंज नहीं होती, नॉर्मली फर्स्ट रिक्वायरमेंट चेंज। लेकिन मतलब मैं आपको ऑफिशियली ये नहीं कह सकता कि एग्जाम चेंज होगा और ये एग्जाम सेम होगा, बट ये चीज इशू करती है। प्री सीन सेम होगा, प्री सीन सबका सेम होगा, क्योंकि प्री सीन अगर डिफरेंट होगा तो फिर टीचर को भी ना क्लासेस को 25-30 क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाएगा। प्री सीन अलग हो ही नहीं सकता।
प्री सीन इज गोइंग टू बी सेम, बस एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक हो गई बात, ये आपका थ्योरेटिकल। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आपके जो प्री सीन है क्या उससे कुछ चीजें बनेंगे, आपका जो प्री सीन है क्या उससे कुछ मामला कनेक्ट होगा? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल होगा, 110% होगा। लेकिन ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि देखिए हम प्री सीन पे एनालिसिस क्रिएट करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रिडिक्ट करें। ऑब्वियस बात है कि पेपर मैच नहीं होता, ठीक है, पेपर इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव, पेपर कभी भी मैच नहीं होता, बट प्री सीन में हमारी कोशिश ये होगी कि जितना ज्यादा एनालाइज कर सके उतना एनालाइज उसको करें। अब मार्क्स की एलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, बहुत ज्यादा होगी, वो 12 पेजेस की होगी, और जो एग्जाम में इंफॉर्मेशन होगी वो 2 पेजेस की भी नहीं। नहीं, देखो अब ये मैं नहीं कह सकता कि किस पेज से होगा और कितना होगा, बट ये है कि कंपैरेटिवली एग्जाम के जो एग्जिबिट है उससे ज्यादा कनेक्ट हो रहा होगा आपका पेपर, और प्री सीन से कम कर। देखिए ये आइसोलेशन में है ही नहीं ना, ये प्री सीन तो उसी एग्जिबिट को ज्यादा अच्छा फॉर्मुलेट करने के लिए। सो बेसिकली वो बस एक बैकग्राउंड की तरह है, वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इस तरह आ नहीं सकती। क्लियर होती है बात? नहीं 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 नहीं, आज तक रेफरेंस और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, बट बस कंट्रोल्स के हवाले से, रिस्क के हवाले से कुछ चीजें पूछी जाती है। अच्छा, अब एक बात और सुन लो, बड़ा क्लियर कट आपके एग्जामिनर ने बताया, कहता है 2 मार्क्स फॉर वन वेल डेवलप्ड पॉइंट। कहता है मैं 2 मार्क्स दूंगा फॉर वन वेल डेवलप्ड पॉइंट, कॉमा, बट इफ आई आस्क 2 कॉलम क्वेश्चन तो उस पे मार्क्स हो जाएंगे 3 मार्क्स 1 पॉइंट। और अगर मैं 3 कॉलम क्वेश्चन पूछता हूं तो उस पे मार्क्स हो जाएंगे 4 मार्क्स फॉर 1 पॉइंट। क्लियर होती है बात? अगर नॉर्मली एक 2 मार्क मिलेंगे फॉर वेल डेवलप्ड पॉइंट। अब मेरा तुमसे सवाल है, अगर पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर यू गोइंग टू राइट? 5 पॉइंट्स। अगर 20 मार्क्स का आता है तो 10। आपने पेपर में पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर नहीं करना, आपके पेपर में पैराग्राफिंग फॉर्मेट में आंसर होगा। पॉइंटर कुछ एक्सेप्शन में होगा, वो मैं आपको बताऊं। अच्छा, 2 मार्क्स फॉर वन वेल डेवलप पॉइंट, एक्सेप्शन क्या है? अगर वो बोलता है आइडेंटिफाई द रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट, तो आपको 1 पॉइंट के मिलेंगे 3 मार्क्स। लेकिन वो बोलता है आइडेंटिफाई द रिस्क, इट्स इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफाई द मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, तो इसमें आपको 1 पॉइंट के मिलेंगे 4 मार्क्स। यहां तक क्लियर है? ये बहुत क्लियर कट आपके एग्जामिनर ने बताया।
और ये वही वाला सवाल है जो आपके ऑडिट में होता है। आपसे बोलते हैं भाई ऑडिट के अंदर मिसाल के तौर पे आइडेंटिफाई द इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, इट्स इम्पैक्ट एंड मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको मिलेंगे पूरे 4 मार्क्स फॉर वन वेल डेवलप्ड। अच्छा, वन वेल डेवलप्ड पॉइंट is going to be a point that is identified well, connected to this case study and concluded well. सर कोई मिसाल दें, एग्जांपल दें तो हमें बात समझ आए। मिसाल के तौर पे इफ आई एम राइटिंग के इंटरनल कंट्रोल वीकनेस में पॉइंट लिख रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द कंपनी डू नॉट हैव प्रॉपर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, कॉमा, ये मेरा पॉइंटर आइडेंटिफाई होगा। This security alarm system, if not rectified, yeah, this security alarm system will have an impact on the overall security of the company and may lead to embezzlement of cash or maybe fraud of non-current asset. If this is going to affect the company, it is not only the financial impact that the company is going to face, but the company may also face some non-financial impact in terms of goodwill deterioration or brand deterioration in front of the overall stakeholder community. ये बेसिकली आपका एक वेल डेवलप्ड पॉइंट है। एक वेल डेवलप्ड पॉइंट एक वेल आइडेंटिफाइड पॉइंट होता है। एक वेल डेवलप्ड पॉइंट एक वेल कनेक्टेड कंपनी से कनेक्टेड पॉइंट होता है, और एक वेल डेवलप्ड पॉइंट एक वेल कंक्लूडेड पॉइंट होता है। कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी, लेकिन कंक्लूडेड पॉइंट होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखें, आपके एग्जामिनर का सबसे फेवरेट चीज पता है क्या है बेटा? बिकॉज if the company is not putting enough controls over its non-current asset, तो ये कंपनी की गुडविल पे सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि कंपनी अगर आज यहाँ कंट्रोल नहीं लगा पा रही तो प्रोजेक्ट्स पे कंट्रोल क्या होंगे, और फाइनेंशियल चीजों पे और मनी पे और बाकी सारी चीजों पे कंट्रोल्स क्या होंगे। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एग्जामिनर की सबसे सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? कि एग्जामिनर आपके आंसर में हेडिंग्स को बहुत पसंद करते हैं। एग्जामिनर का एक कमेंट है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अ वेल रिटन आंसर इज अ वेल हेडेड आंसर। एग्जामिनर कहता है तुम जितना हेडिंग डालोगे मैं उतना मार्क्स दूंगा, तुम जितना कम हेडिंग डालोगे मैं उतने कम मार्क्स दूंगा। एग्जामिनर ने हेडिंग को कंपलसरी नहीं किया, मैंने आपके लिए कंपलसरी किया। हेडिंग इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। सर, अब कंक्लूसिव रिमार्क दे रहा हूं इस पूरी बात के बारे में, फिर मैं आपको पेपर दिखाता हूं और फिर हम आगे मूव करेंगे। सर, इस पूरे एग्जाम में ना आपको 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए, एग्जाम में ना आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, या जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हु यू आर। आप कौन? आई एम एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, आई एम अ फाइनेंस मैनेजर, I am a shareholder, I am a stakeholder, I am a company director, I am the company audit manager, I am the company employee, I am the customer of the company, I am a media person। आपका एक किरदार होगा। पहले एग्जाम में ये होता था कि वो एग्जामिनर आपके किरदार क्वेश्चन के लिहाज से बदलता था। पहले क्वेश्चन में एक्सटर्नल कंसल्टेंट बोलता था, दूसरे में ऑडिटर बोल देता था, तीसरे में डायरेक्टर बोलता था। अब वो एक ही किरदार आपका रखता है पूरे पेपर में। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक रखे या चेंज करता रहे, हमें कोई इससे मसले की बात नहीं है। दूसरी चीज, आपसे आपको पेपर में ये पता होनी चाहिए हूँ, बिल्कुल फर्क आए, मतलब मैं कह रहा हूँ हमें इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमें सब आता हो, इस सेंस में कह रहा हूँ। whom you are reporting to, आप किसको लिख रहे हो? सर, आई एम राइटिंग टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, राइट अ रिपोर्ट टू द सीईओ ऑफ द कंपनी। I am an external consultant, write a report to the finance director of the company. I am an external consultant, you are being given a secretive assignment to identify the fraudulent activities being conducted by the CEO of the company, and I write a report to the chairman of the company. आप चेयरमैन को लिख रहे हैं तो बात कुछ और होगी, आप सीईओ को लिख रहे हैं, आप सीएफओ को लिख रहे हैं
आप फाइनेंस डायरेक्टर को लिख रहे हैं, आप मार्केटिंग हेड को लिख रहे हैं, आप सेल्स हेड को लिख रहे हैं, आप HR हेड को लिख रहे हैं, आप किसी को भी लिख रहे हैं, तो जिसको भी आप लिखेंगे ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। तीसरी चीज, व्हाट प्रोफेशनल स्किल इज टेस्टेड। हर क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में कौन सा प्रोफेशनल स्किल टेस्ट हुआ है। क्या वो एक्यूमेन है, क्या वो स्केप्टिसिज्म है, क्या वो एनालिसिस है, क्या वो एवेल्युएशन है, क्या वो आपकी कम्युनिकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच फॉर्मेट इज टेस्टेड। ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। सर ये फॉर्मेट क्या है? देखिए आपके पेपर में, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन ओरिएंटेड इंग्लिश ओरिएंटेड पेपर है, तो आपके पेपर में वो आपसे हो सकता है बोले लेटर्स बनाओ, हो सकता है आपसे बोले राइट अ लेटर टू द CEO ऑफ द कंपनी, राइट एन ईमेल, मेमो, प्रेस रिलीज, प्रेजेंटेशन स्लाइड। आपसे हो सकता है वो बोले रिपोर्ट बनाओ, आपसे हो सकता है वो बोले लेटर बनाओ, ईमेल बनाओ, मेमो बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, प्रेस रिलीज बनाओ, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाओ एंड व्हाट नॉट। PID मांग सकता है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बनाओ। आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा पेपर के अंदर और आपको उसी फॉर्मेट पे अपने एग्जामिनेशन को सॉल्व करना है। उसी फॉर्मेट पे आपको अपना पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन का एक अलग फॉर्मेट होगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे बोले प्रेस रिलीज बना दो, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोले रिपोर्ट बना दो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोले लेटर बना दो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोले ईमेल लिख दो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोले आप PID बना। जो भी फॉर्मेट टेस्ट होगा आपको वो फॉर्मेट की फॉर्मेटिंग याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आपको फॉर्मेट, ताकि आपको डे 1 से वो याद हो जाए। फॉर्मेट का हैंडआउट दूंगा, भाई ये फॉर्मेट है, टू फ्रॉम कहाँ से क्या शुरू होता है यार, ये तो अच्छा। आप देखो यार, इतना महंगा पेपर, और बच्चों का ब्लंडर ये होता है कि मुझे पेपर से देख आके कहते हैं सर सब आता था, फॉर्मेट भूल गए। लानत है यार। आप खुद सोचे यार, इज दिस समथिंग विच आई शुड कॉल इट एज एन एक्सक्यूज? फॉर्मेट कौन भूल सकता है यार? इतने क्वेश्चन करा दिए, इतने क्वेश्चन करा दिए, उसके बावजूद सर फॉर्मेट भूल। फॉर्मेट भूलना ना हराम है आपके, फ्री के मार्क्स हैं ये। फॉर्मेट भूलेंगे मार्क्स बेदर, फॉर्मेट सही लिखेंगे आपके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन चार बातें आ गई, मुझे मेरा रोल पता है, मुझे किसको लिखना है मुझे वो पता है, मैं सही फॉर्मेट में लिखूंगा और मैं सही प्रोफेशनल स्किल लगाऊंगा। आप यकीन माने आपके पेपर का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बाहर निकलेगा कि आप खुद बोलेंगे यार मैंने बहुत अच्छा एग्जाम किया। ये फॉर्मेट्स हैं जिसको हमने डे 1 से लेके चलना है। अच्छा अब एक बात, क्योंकि आज आप डिसाइसिव मोड पे होंगे कि आपने यहाँ से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या करना है, तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए मेरे साथ चलने के ना दो तरीके। आप क्लास में आएंगे, मैं क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे, आपको क्लास में प्रैक्टिस मेरे साथ करनी पड़ेगी। आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, आपको बार बार मैं मैसेज करूंगा कि बेटा मुझे तुमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए। मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, वो गंदी आदत भी सुनो। अगर आपको मैंने 10 मरतबा 20 मरतबा मैं पर्सनलाइज मैसेज करूंगा, बेटा आपने पेपर नहीं सॉल्व कराया, मुझे चेक नहीं कराया, मुझे चेक नहीं कराया। पेपर से 2 दिन पहले ना अगर आपने मुझे पेपर सॉल्व नहीं कराया ना, मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपको मैसेज करूंगा ये ना, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई आपके ऊपर। अब आप पास होते हैं तो मेरी वजह से नहीं हो रहे, और अगर आप फेल होते हैं तो मेरी वजह से। अब आप मुझे लायबल नहीं कर सकते यार, सर आपसे पढ़ा था और फेल हो गया। अब आप फेसबुक पे जाके नहीं लिखोगे शेख बिलाल से पढ़ा था ना, आई फ्लंक दिस एग्जाम, प्लीज डोंट गो विद। बकवास नहीं करने दूंगा। आपने पेपर सॉल्व किया, मुझे नहीं दिया ना यार। पेपर सॉल्व करके मुझे देना सबसे इम्पोर्टेंट। मेरे लास्ट अटेम्प्ट में एक बच्चे का मैसेज आया, मैं इतना दिमाग मेरा घूमा तो मैं दिल जाता उसको क्या कर दूं। उसने मुझे बोला सर मैंने सॉल्व खुद से करके खुद से चेक किया, इंशाल्लाह आई विल मेक यू प्राउड। बस मैंने उसको फिर उसके बाद जो मैसेज लिखा मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा यार ये किस किस्म का एलिमेंट है जो आपको लग रहा है, खुद से कैसे पेपर था, तो फिर तुमने मुझे फीस क्यों दी, खुद से ही कर लेते।
क्यों आपने तबाही से पढ़ना? तो भाई खुद से नहीं होगा चेक। एग्जामिनर का आंसर पढ़ लिया, देखो कितना खूबसूरत मैंने लिखा है, भाड़ हो जाए एग्जामिनर का आंसर, आप नहीं पढ़ सकते। आपको जो आंसर पढ़ना है वो मेरे साथ पढ़। हर पेपर का आंसर मैंने अपना ड्राफ्ट किया हुआ है। अभी आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना, आपके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक आ जाएगी जिसमें नोट्स होंगे, जिसमें मेरे आंसर्स होंगे, टेक्निकल आर्टिकल्स होंगे और मेरी कुछ और चीजें मौजूद होंगी। हर एग्जामिनेशन पेपर जो होता है, आई सॉल्व इट माई सेल्फ। मैं उसको उठाता हूँ जब वो रिलीज हो जाता है और मैं खुद सॉल्व करता हूँ, उसका आंसर ड्राफ्ट करता हूँ और मैं अपनी उस लिंक पे अपलोड करता हूँ। तो जितने पुराने पेपर हैं उनके सबके आंसर्स मैंने बना दिए। एग्जामिनर आंसर भी है, मेरा आंसर भी है सर, उसके बाद मुझे आपका आंसर भी चाहिए। आप सॉल्व करके देंगे तो बात करें, पहली बात। दूसरी बात, यार एक मसला हो, सर एसबीएल के पेपर कब से शुरू करेंगे, ये एक बड़ा वैल्यूएबल सवाल है जो बच्चों का। देखा, एक बात समझे बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर ना आपके पास 100 मार्क्स सिनेरियो में कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब आप एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करने बैठेंगे ना एसबीएल का प्रैक्टिस पे, तो आप खुद सोचें, क्या वो एक टॉपिक से एक चीज टेस्ट कर सकता है? आपको क्या लगता है, हो सकता है ऐसा? सर वो आपसे 6-7 टॉपिक से एक टॉपिक को टेस्ट करेगा, एक क्वेश्चन को टेस्ट करेगा। अब जब तक मैं 6-7 टॉपिक नहीं कराता, मैं आपसे एसबीएल के पेपर नहीं करा सकता। हाँ, उसका ऑल्टरनेट जरूर है। देखिए, जब हम टॉपिक कर रहे होंगे ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रैटेजी, तो हर टॉपिक के एंड में ना मैंने आपको एक पास पेपर दिया हुआ है। कौन सा? P1 P3 का। P1 P3 ना स्टैंड अलोन पास पेपर है जिसमें टॉपिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर जब तक मैं 60% सिलेबस कंप्लीट नहीं कराऊंगा ना, मैं आपको एसबीएल के पास पेपर नहीं करा। अच्छा, अब यार एक ऑनेस्ट बात बता देता, इस पेपर को पढ़ाने की दो अप्रोचेस। पहली अप्रोच, मैं आपको डे 1 से पेपर, एक एसबीएल का पेपर उठाऊं और मैं आप सबको बांटूं और मैं बोलूं बेटा देखो इसको बंद करो, 6 टॉपिक मैंने आपको करा दिए 3 क्लासेस में, अब मैंने बोला पेपर उठाओ। आपने पेपर उठाया और क्या जबरदस्त आपसे पेपर सॉल्व। मैं आपका फैन हो गया, आप सॉरी मैं नहीं, आप मेरे फैन हो गए। आपने कहा यार क्या पढ़ता है। आप घर गए, आपने दूसरा पेपर उठाया, आपने कहा अल्लाह हो, इसमें से तो कुछ आ ही नहीं। वहां मुझे एक बात बताओ, रियलिटी, सच्ची बात। देखो, एक पढ़ाने का तरीका ये भी है कि मैं आपको 6 टॉपिक सेलेक्टिव पढ़ा दूं, 8 टॉपिक पढ़ा दूं, मैं 2 पेपर करा दूं, 3 पेपर करा दूं, हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है उस 8 टॉपिक में कौन से, उस 2 पेपर में या 3 पेपर में कौन से टॉपिक टेस्ट हो। मेरे लिए तो बहुत आसान। मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा, मैं आपको पहले पूरा थ्योरी कवर कराऊं, पूरी P1 P3 के जितने पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एसबीएल में उतरेंगे। बहुत सारे बच्चे ना मुझसे ये सवाल करते हैं, यार सर मैं, मेरा दोस्त एक टीचर से पढ़ा, उसने तो पहले पास पेपर कराए हैं और उसके बाद थ्योरी कराई, उसके साथ थ्योरी कराई। आप तो अजीब ही है यार, मैं आपको 5 पास पेपर्स की थ्योरी करा भी दूं ना, यकीन माने छठा इतना नाइटमेयर आएगा आपकी सोच। हुआ ना, लास्ट अटेम्प्ट में हुआ, सब काम हो गया। क्यों? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पेपर में आती थी, अब जिसने 5 कमर्शियल के पेपर करके गया उसका काम हो गया। हमारा बच्चा क्या हुआ, सर सारे टॉपिक पढ़ के गया, मुझे आगे बच्चा कहता है सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा देखो बीसीओ के नाम से एक पास पेपर में सवाल आया, लेट्स पिक दैट अप, वो भी एक नॉन प्रॉफिट था, जमाना पहले आया था, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व किया, मजे से सॉल्व हुआ, पेपर देने का बच्चे सुकून इत्मीनान से जो है ना, वो कम से कम उनके पास ये था कि सर हमने जिसका पेपर छूटा है ना, सिर्फ वो रोया मेरे पास, सर यार 80% सॉल्व, 70% सॉल्व। और जिसने प्रैक्टिस नहीं की थी ना, सिर्फ वो, जिसने प्रैक्टिस की थी और पेपर पूरा किया, यकीन माने मेरे पास इतने लंबे लंबे मैसेज है, सर बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, ये हो गया, हो गया, पास, शोर शॉर्ट पास पहले ही बोल। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास दो ही तरीके हैं पेपर को पास करने के। इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आखिरी सांस तक। अब इस पेपर के अंदर हमारी क्लासेस का मॉड्यूल क्या होगा, हम कैसे चलेंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमारी वेनेसडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन एंड सैटरडे, ये 3 दिन 4 to 5:30। अभी क्योंकि रमजान है तो मैंने इसको सारा रखा हुआ है, लेकिन देखिए अब मसला ये है कि ये रमजान वाला सेशन है, तो मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग दी, क्योंकि ये टोटल एग्जाम जो टोटल पेपर है ना बेटा, ये 100 आवर्स का है। इसकी जो टोटल लेक्चर आवर्स है ना, 100 है। आप मेरा रिकॉर्डेड बैच उठाए ना, उसमें मिलेगा आपको टोटल 100 आवर्स।
रमजान के बाद ये टाइम हो जाएंगे 6:30 to 9 o'clock। 6:30 to 9 o'clock हमारी सेम डेज रहेंगे। डे बढ़ाना होगा हमें बढ़ा देंगे, लेकिन 6:30 to 9 o'clock वाले टाइम पे हमारे कुछ रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी साथ साथ, क्योंकि विदाउट रिकॉर्डिंग ये पेपर नहीं हो सकेगा। तो हमारा फोकस अल्टीमेटली प्रैक्टिस पे आना है, तो प्रैक्टिस पे आना आपके लिए लाजमी। आपको ना बीपीपी की किट लेनी है, ना आपको कोई कैप्लन की किट लेनी है, ना कोई बुक लेनी है, ना कुछ लेने की जरूरत है। आपको सिर्फ मेरे नोट्स मिलेंगे और आपने सिर्फ मेरे नोट्स से पढ़ना है। मेरे नोट्स स्टडी हब से भी बने हुए, मेरे नोट्स बीपीपी से भी बने हुए, कैप्लन से भी बने हुए, और जितनी और किताबें हो सकती हैं मैंने उसको बहुत अच्छे, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही अच्छे लेवल पे नोट है। देखिए बीपीपी की जो बुक है ना वो 600 पेजेस की, और मेरे नोट्स आप टोटल मिला के 132 पेजेस की। वो 132 पेजेस आर इक्वलेंट टू दोस 600 पेजेस, ये मैंने इंश्योर किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें आपको कोई चीज ऐसी होगी कि जो स्किप की गई। हर चीज आपको उसमें मिलेगी। बस पेशेंस आपका चाहिए होगा कि आप मुझसे बार बार ये नहीं कहेंगे कि सर एसबीएल का पासवर्ड कब करेंगे कब करेंगे। 60% पेपर डन, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एसबीएल पासवर्ड, नंबर वन। नंबर टू, हम पहले P1 P3 के पास पेपर करेंगे। पास पेपर्स करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि मैं आपको, आप जब ग्रुप में ऐड हो जाएंगे मैं आपको असाइनमेंट्स एलोकेट करूंगा, तो आप डीएम में मुझे पास पेपर भेजा करें मेरे नंबर पे डायरेक्टली, और मैं रिव्यू करके ग्रुप में भेजा। ये थोड़ा और ऑपोजिट चलेगा। आप मुझे डीएम में भेजेंगे पास पेपर। अच्छा, पास पेपर भेजने का तरीका ये है, मिसाल के तौर पे आपका नाम है नुमान, तो आप लिखेंगे नुमान बैच June 25, फाइल नेम में लिखिए, जो फाइल का नाम बाहर नजर आ रहा है, अंदर नहीं लिखना। एक दो दफा ऐसा होता है बच्चा कहता है सर अंदर लिखा हुआ तो है, आप अंदर जाके ढूंढ लें, तो मैं नहीं ढूंढूंगा। आप लिखेंगे नुमान June 2025, और लाइव बैच या फेस टू फेस क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस, जिस भी क्लासेस में आप हैं, आप उसका नाम, ठीक है। या आप मुझे डीएम में भेजेंगे, मैं करेक्शन करूंगा आपके ग्रुप पे, आपके ग्रुप में वो आपको मिल जाएगा। आप उसको देखेंगे और आप उसको, आप भी देखेंगे दूसरे भी देखेंगे, ताकि सबकी गलतियां रिजॉल्व हो जाए। टोटल 300 प्लस पास पेपर इस दफा मैंने जाना है, पास पेपर नहीं सॉरी 300 प्लस पास पेपर की करेक्शन करूंगा मैं आपकी, जो आप मुझे सॉल्व कर देंगे। ऑन एवरेज पर बच्चा 10 से 12 पास पेपर सॉल्व करता ही करता है, और उसके अलावा 3 मॉक एग्जाम। सर देखें, मैं इस बात को बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ कि यार जो अर्निंग मैंने करनी है ना, अल्लाह करे वो हलाल है, और हलाल करने का एक ही तरीका है कि मुझे आपके पीछे भागना पड़ता है। लेकिन मैं हर अटेम्प्ट में ये चीज देखता हूँ कि मैं जितना भागू, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। आई कैन मेक यू मीट पीपल हु हैव गिवन दिस एग्जाम 6 times as well, 6 times, एंड इमेजिन द अमाउंट ऑफ कॉस्ट। अभी तो 3 होंगी क्लासेस बेटा, उसके बाद बढ़ेंगी क्लासेस। इमेजिन द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू। और ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके कहते हैं सर पता नहीं समझ ही नहीं आया ये पेपर शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ, बस पास हो। तो अल्लाह करे आप उस कैटेगरी में ना, आपको समझ आए, खैर पेपर पास। हम इस पेपर को पास करने की नीयत से पढ़ेंगे, समझने के लिए बहुत कुछ है, इट्स लीडरशिप एग्जाम, बहुत कुछ है। लेकिन हमारा मकसद 50 मार्क्स है और एक पोजीशन। कोई एक आप में से पोजीशन ले आए, 50 मार्क्स ले आए, मेरा अगला बैच सिक्योर हो जाता है और मेरे बच्चे पास हो जाते हैं, खत्म। जो सच भाई रियलिटी है। मैं कमर्शियल दुनिया में काम कर रहा हूँ, आपको भी मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा। फिलेंथ्रोपिस्ट तो हम है नहीं जो लास्ट स्टेप में आएगा। तो मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा वेरी गुड, इस पे फीस कम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज, आप में से जो बच्चे ग्रुप में एडेड नहीं है, काइंडली मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको, चाहे आपने फीस भरी या नहीं भरी, ग्रुप में ऐड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको वहां पे रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करूंगा। अभी नहीं करूंगा, लेकिन एक दो दिन, एक दो क्लासेस, 3 क्लासेस में, तो मैं बार बार रिकॉर्डिंग अलग अलग फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो आप ये नंबर लिख लें। बेटा आप ये नंबर लिख लें, क्लासेस की टाइमिंग ये ऊपर लिखी हुई है बेटा, हमजा ये लिखी हुई है। आप ये नंबर लिख लें, मेरा नाम बिलाल है, आप इसको सेव कर लें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, खुद पे यकीन नहीं है, हम दोस्त उसके दोस्त अम्माद पे यकीन है। बेटा खुद तुम्हारी पोजीशन आनी चाहिए। रमजान के बाद होगी 6:30 to 9, सेम डे 6:30 to 9। अच्छा,
मुझे भी रोजा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। सबसे पहला काम ये है हमारा कि यार हम नेक्स्ट क्लास से स्ट्रैटेजी का पार्ट 1 शुरू करेंगे। अगर आप अभी भी डिसाइसिव होना इनडिसाइसिव हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या करूं, इस पेपर को लूं कोई और पेपर लूं, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि रमजान में डुएबल एग्जाम ये वाला है, बहुत आराम से ये कर सकते हैं। इसमें इतनी मेहनत नहीं है जितनी एचबीआर में। मैं आपको रियलिटी बताऊं, नहीं, मैं तो एडवाइस नहीं करूँ। दोनों साथ देना इज अ डिफिकल्ट टास्क भाई, बहुत मुश्किल है। देते हैं, जैसे पुश करके एक बच्चा है जिसकी मैं लास्ट अटेम्प्ट में पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पुष्प राज करके, उसने 2 दिए। तो आप और जैसे एक और बच्चा था हम्माद, जिसकी हमदान, सॉरी, उसने एसबीआर में पोजीशन भी ली, वर्ल्ड टॉप लिया, और एसबीएल भी दिया। तो मैं उसको कहता था नमूने, अगर तो एसबीआर अलग देता और एसबीएल अलग देता तो दोनों में पोजीशन। उसने एसबीआर बहुत दिल से पढ़ा, ठीक है, तो उसमें पोजीशन आई। तो दोनों साथ देने एक रिस्की काम है, लेकिन अगर आप अप्रोच रखते हैं तो कर भी सकते हैं। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है तब तो मैं आपसे कह सकता हूँ फिर भी पॉसिबल है। लेकिन यार अगर आप वर्किंग में हैं और फिर उसके बाद आप 2 पेपर हैं, तो और ऊपर से रमजान ईद, इट्स नॉट वेरी इजी टू से। पहली बात। दूसरी बात, यार देखें, जो भी डिसीजन आपका हो ना, बस उसका डिसीजन पॉइंट एक होना चाहिए, क्या मेरे जो भी सर हैं, जो भी टीचर है, वो मेरे पास पेपर पे मुझे रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपको पास पेपर रिव्यू मिल रहा है ना, वो बेहतरीन है यार। क्यों? देखें, एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो आपको अच्छे से पढ़ाता है। सब अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे पता है। मैं मार्केट में पिछले 5-6 साल से बैठा। अच्छा टीचर हुआ है जो आपको अच्छा रिव्यू। डिसीजन जल्दी लेना है आपने, क्योंकि क्योंकि चीजें जल्दी पेसअप होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, 2-3 क्लासेस में आपको पता नहीं चलेगा फर्स्ट खत्म हो गया, आपको असाइनमेंट मिल गया, आप आगे बढ़ना शुरू हो गए। 3-4 हफ्तों के बाद अगर आप आके कहते हो ना कि यार मैं पहले सोच रहा था एसबीआर लूं, फिर सोचा एसबीएल लूं, फिर सोचा एसबीआर लूं, फिर सोचा एसबीएल लूं, सर अब बताएं क्या लूं, तो आप कुछ ना करें, आप थोड़ा सा आराम लें, आप घर जाएं, आप तवज्जो से अपने ऊपर फोकस करें। आपका मेंटल हालत सही नहीं है, सोचे ना, तो जल्दी फैसला लेना है। जो भी डिसीजन है, हाँ ये बात याद रखना, यू आर गोइंग टू मेक मी लाइबल फॉर द एग्जाम, फॉर पेपर करेक्शन, बिकॉज आपका 1.5 लाख रुपए लग रहा है, मेरा नहीं लग रहा, मुझे तो मिल रहा है। आपने 1.5 लाख रुपए लगाना है, तो आप मुझे बार बार पुश करेंगे, सर मेरा पेपर चेक, मौदमाना तरीके से, रिस्पेक्टफुल मैनर में आप मैसेज करेंगे मुझे कि सर मेरा पेपर चेक कर दे प्लीज, सर मैंने आपको भेजा हुआ है, सर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और मैं आपको पेपर चेक करके दूंगा। हर बच्चे को पेपर के आखिर में ना, लास्ट में जब हम आखिर में पहुंचेंगे, आपको एक एक एक्सेल की फाइल मिलेगी जिसमें ना आपकी गलतियां लिखी हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में, तीसरे एग्जाम में जो आपने सबमिट करा है, चौथे, पांचवे, इससे ना आपकी 6 गलतियां सामने आ गई ना, बस आपका पेपर में समझे आप स्टार्स लग गए। सोचे ना, वो आपकी 6 पेपर आपने, मैंने चेक करा है, और 6 पेपर में कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपकी बता दी। अब आप वो नहीं करोगे, कितना फिल्टर्ड रिजल्ट आ जाएगा ना आपके पास। अब आप पेपर में बैठोगे, बोलोगे यार सर ने 6 पेपर में 6 गलतियां बताई, अब इसके बाद भी अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं ही गुनाहगार हूँ। सही है जनाब, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? जी जी। नहीं नहीं, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। हाँ जी। हाँ जाहिर है, फिर वो सवाल ऐसे ही फॉर्मुलेट करें, फिर हो सकता है वो स्केप्टिसिज्म नहीं पूछे, कुछ और पूछे। जनाब और कोई सवाल है किसी का? अच्छा, अभी भी अगर कोई सोच रहा है, किसी को डिसीजन लेने में मसला हो रहा है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। 690 बेटा 69 इसलिए, अच्छा बहुत अच्छा सवाल। इतने पास पेपर कराते हैं तो आपका पासिंग रेशियो 69% क्यों? उसका बहुत लॉजिकल जवाब है। मैं जितने भी करा लो, ऐसे 5 बच्चे जरूर हर अटेम्प्ट में निकलते जिनके पास सवाल ना करने की 600 लॉजिक। सर मेरी खाला की शादी है, मेरी फुप्पो का बारात है, मेरी शादी है, मेरे चाचा के यहाँ मसला हुआ हुआ है, चाची के यहाँ मसला, सारे मसाइल उसके पास। पहली बात। दूसरी बात, उसके पास जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना सवाल ना करने का, वो ये होता है मैंने एग्जामिनर आंसर पढ़ लिया, अब क्या लिखूं, अब मैं खुद सॉल्व करूं, आप कहने हैं तो करने की कोशिश करूं। मुझे ऐसे भी रिस्पॉन्स मिलते हैं कि 1 दिन पहले पेपर से, सर मैंने 5 पास पेपर्स पढ़ लिए हैं, 5 पास पेपर के एग्जामिनर आंसर पढ़े, व्हाट शुड आई डू नाउ? मैं उनको कहता हूँ खुदकुशी करो, भाड़ में जाओ, खुद सोचो यार, मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके पास में चेक करो, आप मुझे एंड में ये कह रहे हो मैं 5 पास पेपर पढ़ के आता। तो एग्जाम
यार लाख रुपए का एग्जाम कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो 50% को फेल करके वो एंजॉय कर रहा है। तो आप अल्टीमेटली आप मुझे कह रहे हो बस सर मैंने 5 पास कर दिया, तो यार 100% श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता। और 69% पासिंग रेशियो इज अ ट्रेमेंडस पासिंग रेशियो इन एसबीएल एग्जाम। क्यों? 50% को गोरे के रिजल्ट को बीट किया ये। मैं बड़ा प्राउड हूँ। आप बुरा बुरा आपको लगेगा यार ये बड़ा मगरूर आदमी, मैं बता रहा हूँ ये 69% पासिंग रेशियो या 71%, 79 भी गया, 70+% जो पासिंग रेशियो मेरा गया ना, मैं तो उसको यार मैं बोलता हूँ मैं जमीन पे नहीं चलूंगा, तो कारपेट वारपेट बिछाएंगे। बहुत अच्छा रेशियो। क्योंकि 10 बेशरम लोग निकाल दें अगर जिनको पहले से पता है, तो आप समझो पासिंग रेशियो 100। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह फ्राइडे वाली क्लास में मुलाकात करते हैं। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि क्लास रेगुलरली अटेंड करें। बहाना आप करेंगे तो बहाने मेरे पास भी 100 हैं, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिव होंगे तो मैं भी रिस्पॉन्सिव होगा। किसी को कोई सवाल है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।